हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। और मैं आपका निखिल सर। आज से देखो यार, हम लोग एक नए टॉपिक की मतलब कि टॉपिक क्या बोल रहे हैं, मतलब एक नए सीरीज के साथ चलेंगे। ठीक है, जिसमें अब हम लोग 11th और 12th के लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि 11th 12th के जितने भी चैप्टर है हम वो सारे चैप्टर अपलोड करेंगे, वो भी कैसे, टॉपिक वाइज। ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो बहुत सारे टीचर किए हैं, इसमें कौन सा बहुत अलग है। तो बात सही है बेटा आपका कि बहुत सारे टीचर किए हुए हैं, बट हम लोग क्या करेंगे टॉपिक वाइज, का मतलब कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, जैसे लिमिटिंग रीजेंट हो गया, 11th के सम बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। लिमिटिंग रीजेंट हो गया, स्टॉकियोमेट्रिक हो गया, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी मोलैरिटी। तो हम लोग जैसे मोलैरिटी हुआ तो सिर्फ मोलैरिटी को कवर करेंगे, एक लेक्चर उस पर खत्म। तो अब इससे फायदा क्या होगा, आपको ये फायदा होगा ना कि जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें मान लीजिए आपको स्टॉकियोमेट्रिक नहीं समझ में आया, तो आप क्या करिए, सीधे सर्च मान लीजिए स्टॉकियोमेट्री बाय निखिल सर क्वांटम एकेडमी, तुरंत आपके पास वो टॉपिक आ जाएगा। आप उस टॉपिक को पढ़िए, जितने समय का होगा, हो गया काम। तो इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट लेक्चर मतलब कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। जब आपको टॉपिक उस टॉपिक में दिक्कत हो, आप वो टॉपिक पढ़ के खाली हो जाइए तुरंत, है कि नहीं। सारा पढ़ के हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, जेई हो गए, नीट क्वेश्चन, इन सब के क्वेश्चन भी हम लोग इस पे करते हुए चलेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि इस समय तो देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। नीट का तो हाल जानते हो, अभी पेपर जस्ट हुआ ही है, एक दिन पहले हुआ है। अब उसमें तो फिजिक्स देख ही रहो क्या हो रहा है। तो बेटा अब देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, इतना बढ़ चुका है कि आपको चीज़ों बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे तो बेटा आप खुद समझो, आपने पेपर देखा होगा कि नीट का वो लेवल था पेपर का कि आप सोच नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बिना देखिए, बिना पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। आप पढ़िए, मेहनत करिए, तभी जाकर कुछ होगा। क्योंकि नीट का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा है। आप समझ लीजिए कि आपने पेपर देखा है तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्योंकि हमारे नीट में कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन 180 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन बना हुआ था फिजिक्स का, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट समझने में लग जा रहा है। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। अच्छा, फिजिक्स का हार्ड था, फिजिक्स का इतना रोना धोना। अच्छा, फिजिक्स का रोना धोना तो वह बात सही है, केमिस्ट्री भी कुछ कम नहीं था। केमिस्ट्री में ठीक है, क्वेश्चन के उतने लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन उसके ऑप्शन बहुत खतरनाक थे। उसके ऑप्शन कैसे थे, खतरनाक थे एकदम। मतलब समझ लो कि उसके ऑप्शन को अरेंज करने में तुम्हारा 2 मिनट 4 मिनट लग जा रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं टीचर्स की भी बात करूँ कि हाँ, टीचर्स को भी इतना समय लग जा रहा है, हमें भी उतना समय लग जा रहा है कि हाँ, इसको अरेंज कैसे करना। क्योंकि एमसी को पैटर्न ही चेंज हो गया ना। नीट ने क्या किया, एमसीक्यू एनटीए ने, कि नीट के जो एमसीक्यू का पैटर्न होता है वही चेंज कर दिया। अब 4 ऑप्शन दिए, 4 स्टेटमेंट, उसके बाद भी बोला कि ठीक है बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अरे पहले भैया 4 से 5 मिनट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। ये क्या 1 मिनट का काम है, नहीं है ना। अच्छा, तो जब 1 मिनट का काम नहीं है तो भैया तुम 180 क्वेश्चन 180 मिनट के लिए काहे दे रहे हो, सोचना चाहिए ना। तो इसी वजह से देखो, अब क्या होगा कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पढ़ाई के अलावा देखो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है। और हम तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज से हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक नाम की चीजें नहीं है, ये जान लो, ठीक है ना। सिर्फ चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक नहीं है। समझ लो, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम लोग वो पूरे 11 12 तक के केमिस्ट्री में यूज होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ेंगे वो पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा, चाहे वो 11 का केमिस्ट्री हो चाहे 12 का केमिस्ट्री। मतलब कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कोर कॉन्सेप्ट है आपका पूरे केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो 11 का हो या 12 का हो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखिए हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। कि मैटर कितने, मैटर वो जो तुम लड़ाई उड़ाई कर ले तो मैटर फान ले, तो वो वाला मैटर नहीं, ठीक है। वो मैटर तुम लोग वो मैटर तुम लोग बहुत जल्दी समझते हो। तो हम बात करते हैं मैटर का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे तो मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है मेरे बच्चे। किसमें किसमें किया गया है,
एक हमारे पास है देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक हमारे पास क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। फिजिकल में हमारे पास क्या क्या आएगा बच्चा, फिजिकल में 3 आएंगे देखो। फिजिकल में हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन में देखो 2 है। ठीक है, केमिकल में क्या है, एक हमारे पास है प्योर और एक क्या है, मिक्सचर। ठीक है, प्योर में भी 2 है बच्चा हमारे पास। प्योर में एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड। ठीक है, और मिक्सचर में हमारे पास 2 है, एक है होमोजीनियस और एक है मेरे बच्चा हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू सॉल्यूशन। क्या आएगा, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में 2 आ जाएंगे, एक आएगा बच्चा कोलाइडल और एक आएगा सस्पेंशन। ठीक है, और ये एलिमेंट में तो पता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड। ये तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। क्या है बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन सब पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें आपने बेटा क्लास 9th में पढ़ा भी है। ये चीजें आपने क्या किया है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब तुम लोग कहोगे कि अरे सर 10th का तो याद नहीं, आप 9th वाली बात कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि तुम लोग का 1.2 MB का तो मेमोरी है यार, उसमें भी पता नहीं कितना कचड़ा भर के रखे हुए हो। अच्छा, तुम लोग के साथ खास बात यह है ना यार, कि तुम लोग को जो कचड़ी वाली, जो कचड़ा चीज है ना, जिसका कोई यूज ही नहीं है तुम्हारे लिए, वो तो अपना दिमाग में भर के रखे हुए हो। और जो चीजें याद होना चाहिए, जो चीजें यूज वाली चीजें, वो तो फॉर्मेट कर देते हो तुरंत, शिफ्ट डिलीट मार देते हो कि बचे ही ना बिल्कुल। तो देखो तुम लोग को ऐसे पढ़ना है ना बच्चा, कि तुम्हें चीजें याद रहे एक लंबे समय तक। ये नहीं कि मतलब कि बस हाँ ठीक है कल पेपर देना, पूरा रट ले। अरे भैया, तुम रट के पेपर दे के पास होके करोगे क्या, जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है यार। 10 तक जैसे बिताए बीत गया, हम समझ गए, मान लिए हम। लेकिन ये 11th है, ठीक है ना। 11th 12th बहुत मेन है। देखो 11th 12th तुम्हारा करियर बनाएगा। ठीक है, यहां से करियर तुम्हारा स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां से तुम्हारा, अगर तुम यहां से सही से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि देखो मेन पढ़ाई तुम्हारा कॉलेज में होगा। और कौन से कॉलेज में होगा, जो कॉलेज अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जो बढ़िया, जो गवर्नमेंट में टॉप कॉलेजेस होते हैं, उसमें पढ़ाई बढ़िया से होगा। अब उस टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें टॉप क्वालिटी की स्टडी भी तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, 11th 12th में। ऐसा तो है ना कि बस रट के काम चला लिया, हो गया काम, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये समझ लो, अगर तुम सोचोगे कि रट के काम चला ले, तो भैया नहीं हो पाएगा। ये तुम्हारा 9th 10th नहीं है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर नहीं है यहाँ पे। तुम्हें 11th में ही 10 चैप्टर 12 चैप्टर है। अगर डिलीट हटा दो तो 9 चैप्टर है, अगर डिलीटेड सिलेबस हटा दिया जाए तो 9 चैप्टर। तो तुम क्या सोच रहे हो कि 9 चैप्टर रट के तुम पास हो जाओगे ना, बिल्कुल नहीं। मान लो इस समय तो कंडीशन है कि तुम कुछ भी लिख दो पास हो जाओगे। देखो पास होना अलग होता है, ठीक है, मार्क्स गेन करना वो भी अलग है, चीजें याद होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, एक वो अलग चीजें होता है। और हम लोग के साथ, तुम लोग के साथ को यही करना पड़ेगा कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या क्लियर हो, कॉन्सेप्ट, कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कहना क्या चाह रहा है, इससे हम मतलब क्या चीजें हैं, तुम्हें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखो मैं क्लियर कराने के यहाँ पे हूं बच्चा तुम्हारे साथ, लेकिन ये है कि तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए देखो कुछ नहीं होने वाला, ये तुम जानते हो। तुम्हें क्रिकेट खेलना होता है तो भी तुम उसमें मेहनत करते हो ना। ऐसा तो है ना कि बस तुम अपने आप वहां पे हो जा रहा है, नहीं, उसमें मेहनत कर। ये अलग बात है कि देखो उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही है, वो अलग चीज है, लेकिन मेहनत तो उसमें भी है ना। तो देखो हर एक काम मेहनत, जितने भी काम है सब में मेहनत है, लेकिन ये है कि थोड़ा सी इंटरेस्ट वाली बात होती है। अब तुम लोग को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता नहीं, अपने बाबू सोना में इंटरेस्ट आएगा, तो भैया बाबू सोना ना करो, ठीक है ना। पढ़ाई 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 करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलो
देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में वही हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस था, तो देखो प्रॉपर्टीज है, मैं बता दे रहा हूं जैसे कि, अच्छा चलो ये प्रॉपर्टीज की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बताओ अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ठीक है बताओ सॉलिड क्या होता है या लिक्विड क्या होता है या गैस क्या होता है, तुम क्या बताओगे? बताओ, कमेंट करो जल्दी। हाँ देखो ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं कि हाँ सर सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होता, गैस का दोनों नहीं होता। ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं कि हाँ इसमें इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो बेटा ये जो आप बता रहे हो ना, ये सॉलिड क्या होता है ये नहीं बता रहे आप, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं आप? सॉलिड के प्रॉपर्टीज के, हाँ ये प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के, लिक्विड या गैस के। सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, आप ये नहीं बता रहे, उसके प्रॉपर्टीज को बता रहे कि हाँ ये कंडीशन होगा तो सॉलिड रहेगा। पर होता कैसे, मतलब कैसे हम लोग बताएंगे कि हाँ क्या सॉलिड क्या लिक्विड क्या गैस, तो उसको बताने के लिए देखो हमारे पास मेरे बच्चे कुछ चीजें हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के लिए हमारे पास एक होता है अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। और एक होता है बच्चा स्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, दो चीजें होता है कि अट्रैक्शन फोर्स और एक स्केपिंग टेंडेंसी। याद रखना सॉलिड के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ज्यादा होता है और स्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। जैसे यही देखो ये सॉलिड है, अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, स्केपिंग का मतलब निकल जाना बाहर। तो अब देखो ये सॉलिड है, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो हम इसको खींचे तो क्या इसके एटम बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। लिक्विड के लिए क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा स्केपिंग टेंडेंसी के। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्केपिंग टेंडेंसी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो क्या है आपका बच्चा, लिक्विड है। अब जैसे देखो अगर वाटर है, वाटर में अगर अपना हाथ को डीप करो फिर बाहर निकालो तो वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारे हैंड्स पे आ जाते हैं कि नहीं, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि वहां से वाटर आसानी से रिमूव हो गया कि नहीं, स्केप कर गया। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर अट्रैक्शन फोर्स स्केपिंग टेंडेंसी के बराबर रहा तो वो लिक्विड हो जाएगा। गैस के लिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, गैस हो जाएगा। तो कोई चीज सॉलिड लिक्विड गैस है हम लोग इसके बिहाफ पे बताते हैं, जो प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा तो हम ये सब बताएंगे, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो ये देखो, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज में। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की मैं बात कर रहा हूं, देखो 9th में पढ़े हो तो बहुत दिक्कत नहीं है, तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। शेप वाली बात करते हैं, शेप। तो याद रखना सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, डेफिनेट शेप होता है। देखो शेप एंड वॉल्यूम दोनों बात कर लेते हैं, शेप एंड वॉल्यूम दोनों एक ही जगह बात कर ले, क्या अलग अलग बात की जाए। तो सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का देखो वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर तुमने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर ही होगा, लेकिन जिस जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वो शेप लेता चला जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब कि उसका वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। गैस उसका तो कुछ नहीं होगा, वो उसका ना ही शेप फिक्स होगा ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा, मतलब ना ही वॉल्यूम फिक्स और ना ही शेप फिक्स। सही है, ठीक है, तो ये चीज। तो गैस नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिसमें ढालो उसी में ढल गया। ठीक है, जिस कंडीशन में हम गैस को रखेंगे उस कंडीशन में ढल जाएगा, और तुम ही लोग पता नहीं कहने ढलते हो। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, टाइटली पैक होते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उनके पास, ज्यादा होगा। लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड से कम होता है और क्लोजली पैक होते हैं, बट बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब सॉलिड से कम होगा। यहां पे तो गैस के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होता, एक गैस यहां तो एक गैस वहां पे रहेगा तुम्हारा, है कि नहीं? तो ये चीज होगा। उसके बाद क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे कम गैस में। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात किया जाए तो ये बताओ क्या हम इसको कंप्रेस कर पाएंगे, हो पाएगा ये कंप्रेस्ड? लो भैया जान लगाओ, देखो नहीं होगा।
तो सॉलिड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है। लिक्विड मान लो कि स्मॉल कंप्रेसिबल या मतलब मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है, नेग्लिजिबल एकदम होता है, जितना स्पेस होगा उतना ही कंप्रेस्ड होगा, उसके बाद वो कंप्रेस्ड नहीं होगा। गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है ना। अब जैसे देखो जो एलपीजी जो गैस सिलेंडर हमारे यहाँ आता है एलपीजी गैस, उसमें क्या होता है कि उस एलपीजी गैस को इतना ज्यादा कंप्रेस्ड करके भरा जाता है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो गैस क्या होता है? बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही ना होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का होगा। फिर किसका होगा? लिक्विड का। और गैस का क्या होगा? सबसे कम होगा। देखो सबसे ज्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड का उससे कम, और गैस का सबसे कम, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब किसी चीज के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, किसी भी चीज के मूवमेंट की वजह से जो उसके पास एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये बताओ सॉलिड के पार्टिकल्स का मूव कर पाते एक जगह से दूसरी जगह? नहीं, वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं ना, क्योंकि बहुत पास पास होते हैं। तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होगा सबसे कम। अब लिक्विड देखो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर जाता है, तो लिक्विड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सॉलिड से ज्यादा होगा। और गैस में पता है एक जगह दूसरी जगह घूमता ही रहता है खुले साड़ की तरह, तो उसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा गैस का, फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड। अच्छा, जो चीज मूव कर पाता है ना, फ्लो कर पाता है, उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस किस में आएंगे? आपके फ्लूइड में आएंगे, ठीक है। ये चीज देखो, फ्लूइडिटी वही आ गया। फ्लूइडिटी का मतलब जो फ्लो कर पाएगा। तो लिक्विड सॉलिड तो फ्लो ही नहीं करेगा, ये फ्लो करेगा आसानी से, और गैस तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा, एक जगह दूसरी जगह देखो बहुत तेजी से मूव करता है ना, तो वो चीज। उसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चा मिक्स हो जाना। डिफ्यूजन का मतलब मिक्स हो जाना। ये बताओ, डिफ्यूजन का मतलब हो जा रहा है मिक्स होना, तो क्या सॉलिड आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में? सोचो बताओ जरा सा, क्या सॉलिड आसानी से मिक्स हो पाएंगे? नहीं बच्चा, वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाते। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, मतलब जो तुम लोग बहुत समय से देख रहे हो, तो चौक और जो ब्लैक बोर्ड होता है, देखो स्टार्टिंग में एकदम क्या होता है, एकदम चमकता रहता है, लेकिन धीरे 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 जब हम लोग लिखते रहते हैं चौक से उस पर, तो एक समय के बाद उसके ऊपर व्हाइट मतलब व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग चौक से निकले वो धीरे धीरे अंदर डिफ्यूज होने लगा। धीरे सोचो कि इतना मतलब कि उस बोर्ड पे 1 साल तक लिखते हैं तब जाके वो डिफ्यूज होता है, मतलब वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? बहुत कम है, वो बहुत स्लोली, दो सॉलिड आपस में बहुत स्लोली मिक्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड, अब देखो एक दो लिक्विड को लो आपस में मिक्स कर दो, आसानी से मिक्स हो जाता है। तो लिक्विड की जो डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड से ज्यादा होगा, और सबसे तेजी से कौन मिक्स होगा? गैस, ठीक है। गैस का क्या होगा? डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, सॉलिड का क्या होगा? ना के बराबर, या बहुत समय लगता है उसमें, ना के बराबर नहीं बोल सकते, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो ये सब 9th में था भी यार, ऐसा नहीं कि तुम लोग 9th में पढ़े नहीं हो, 9th में था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या था हमारे पास? एक था प्योर और एक था मिक्सचर। प्योर में क्या था? एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर में क्या था? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। देखो ये वाला है ना यार, है ना, ये है ना केमिकल का, ये केमिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर क्या होता है? व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी अ प्योर, ठीक है, सब्सटेंस। अगर वहां पे जो भी सब्सटेंस है अगर उसका नेचर सेम है, ठीक है, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे जितने भी हो, अगर
उसका नेचर सेम है, सबका नेचर सेम है, तो वो क्या होगा, प्योर होगा। अगर नेचर सेम नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो प्योर भी, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप, जैसे मान लो आयरन है तो आयरन में सिर्फ आयरन के एटम होंगे तो वो प्योर कहलाएगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में सिर्फ मैग्नीशियम के एटम होंगे, वो भी प्योर कहलाएगा। तो जिसमें अब जैसे ये भी है, देखो प्योर ही कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सबका नेचर सेम है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, जिसमें सेम टाइप के एटम पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो मान लो सोडियम मेटल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जिंक, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब क्या होंगे, प्योर होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड देखो होता क्या है, when two or more element combine together in fixed ratio by their mass, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं और जिनका रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, मास का, वो फिक्स्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बोलते हैं, मतलब कंपाउंड बोलते हैं, जो कि प्योर के अंदर, जैसे वाटर है, देखो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम है उसमें, लेकिन वो प्योर में आता है कि नहीं, किस में आता है, प्योर में। क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन तो है उसमें, लेकिन दोनों मिलकर उनका नेचर क्या है, एक कॉन्स्टेंट नेचर है ना। ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन अपना नेचर अलग दिखा रहा है, ऑक्सीजन अपना नेचर अलग दिखा रहा है, नहीं, दोनों मिलकर एक सिंगल नेचर शो कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो किस में आ रहा है, प्योर में आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो लिखा हुआ है, when two or more atoms of different element combine together in a definite ratio, उसी डेफिनेट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया H2O, NH3, CO2, CO, ETC, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड हो जाएंगे। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत सही। मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है बच्चा, इन मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विथआउट फिक्स्ड रेशियो देयर बाय मास, ठीक है, मतलब उनका रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। A mixture is a simple combination of two or more substance where each substance retain its own properties and can be separated without chemical change। मतलब देखो ये भी सब पढ़ना चाहती है तो सिंपल से पढ़ना कि इन मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट कंबाइन, ठीक है, इन फिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय देयर मास, ठीक है। इस मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होंगे जिनका रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। Two or more substance combined in any ratio by their mass and they can easily separate it out, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सॉल्ट और शुगर का हम लोग मिक्सचर तैयार कर दें, तो क्या वहाँ पे हमने फिक्स लेके चलते हैं क्या, हाँ सॉल्ट इतना लेके चलेंगे, शुगर इतना नहीं ना, उसको लिए मिक्स कर दिए, और उसको सेपरेट करना हो तो सेपरेट भी तो कर लेंगे आसानी से ना। तो मिक्सचर क्या होगा, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो लेकिन उनका रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो, फिक्स ना हो, और वो क्या होता है आसानी से सेपरेट, मतलब फिजिकली वो क्या होगा, फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएंगे, वहां पे केमिकल मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें जैसे देखो एग्जांपल है ना, शुगर सॉल्यूशन हो गया वाटर में, इन वाटर, एयर हो गया, टी हो गया, एटीसी, ये सब मिक्सचर है, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है या जो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हुआ तो होमोजीनियस, और अगर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं हुआ तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। देखो ये लिखा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। कंपोजिशन क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन बनाए हो ना, है कि नहीं, शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें देखो क्या होता है कि जो शुगर हो तो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता कहीं कि कई जगह स्वीटनेस कम है, कई जगह ज्यादा नहीं, वो यूनिफॉर्मली स्वीटनेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डिजॉल्व होने के बाद देखो वो शुगर तुम्हें वाटर में दिखेगा भी नहीं, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे बच्चा वो क्या होंगे, इनविजिबल होंगे, ठीक है।
हेट्रोजीनियस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं होगा, जैसे मिल्क सॉल्यूशन हो गया, मिल्क और वाटर का मिक्सचर हो गया, इंक और वाटर का मिक्सचर हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, या सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया, तो ये सब हेट्रोजीनियस में आ जाएंगे और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिख जाते हैं हमें। ठीक है, चलो बात करते हैं वन बाई वन। वन बाई वन क्या, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में। ठीक है, पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। तो जिसमें सबसे पहले पार्टिकल्स का साइज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो साइज कितना होगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, इसका 10 कम होगा, सॉरी, यहां पे ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज का पार्टिकल होगा, मतलब पार्टिकल का साइज होगा, वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होगा। कोलाइडल में क्या होगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में होगा। और सस्पेंशन में 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। जैसे सैंड हो गया ना, देखो सैंड सॉल्यूशन बनाते तो हमें सैंड दिखता है कि नहीं उसमें। ठीक है, तो ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स उनको विजिबल होते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी देखो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो नॉट विजिबल, वो नहीं दिखने वाला। ठीक है, कोलाइडल के विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जब हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब हाई रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तब हमें जाके कोलाइडल के पार्टिकल्स दिखेंगे। सस्पेंशन के तो हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, क्योंकि तुम वाटर में क्या करो, सैंड डिजॉल्व कर दो, देखो जाके सरफेस पे बैठ जाएगा, तुम्हें साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो सस्पेंशन के वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, विजिबल होंगे, अपने आंखों से हम देख सकते हैं, अपनी खुले आंखों से, बंद करके आंख मत देखना। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब सेपरेट कैसे करेंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से हम लोग पॉसिबल नहीं है, ना फिल्टर पेपर से और ना ही एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेल होता है, ठीक है, इंसान में, लिविंग थिंग्स में बेसिकली होता है, तो फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन दोनों से इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन को। कोलाइडल में फिल्टर पेपर से तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं। और सस्पेंशन को तो हम लोग फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना, भी जस्ट पीछे बताया था मैंने। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, तो क्या वो आसानी से मिक्स हो जाएगा कि नहीं। अब तुम सोचो ना, जो छोटा है, जो स्मॉल चीजें, जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, अब जैसे मान लो कि तुम्हें क्या करना है कि एक एरिया है जहां से तुम्हें निकलना है, तो अब जितना ज्यादा तुम छोटे रहोगे, मतलब या किसी चीज को निकालना है, तो जितना उसका साइज छोटा रहेगा वो उतनी तेजी से वहां से निकल जाएगा कि नहीं, स्केप कर जाएगा। तो वही सेम चीज है कि ट्रू सॉल्यूशन का साइज इतना छोटा होता है कि वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा आसानी से। कोलाइडल डिफ्यूज होगा लेकिन बहुत स्लोली होगा, मिक्स होगा मतलब बहुत धीरे धीरे मिक्स होगा, बहुत ज्यादा तेज नहीं। और सस्पेंशन तो होगा ही नहीं। सस्पेंशन, अब जो फिल्टर पेपर है जो कि छलनी की तरह काम कर रहा है, अब सस्पेंड होगा तो ये क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा ना। कोलाइडल वाला धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन सट से पार हो जाएगा, जैसे लग रहा कुछ है ही नहीं वहां पे। ठीक है, वो चीज। फिर टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ, पढ़े हो तुम लोग, नहीं तो मार खाओगे फिर। तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, कोलाइडल शो करेगा, उसका पाथ विजिबल हो जाता है, और सस्पेंशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को डिफ्लेक्ट कर देना, उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमें दिखता है कि हाँ जो पार्टिकल्स वो कैसे मूव कर रहे हैं, जिसे ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत सही। अब देखो आ गया हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या आ गया बच्चा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो देखो, डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एटम के बारे में। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि ठीक है एटम के बारे में किसने आइडिया दिया, तो कौन दिया था, डाल्टन ने दिए थे। किसने दिया था, डाल्टन। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इनका है कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। जितने भी चीजें हैं सब के सब एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है,
मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। तो देखो ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बहुत छोटे पार्टिकल्स, जो भी चीजें छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन, और वही एटम केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, जितने एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो सब के सब आइडेंटिकल होते हैं। कैसा आइडेंटिकल का मतलब, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगा, शेप साइज सब कुछ फिक्स होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, और डिफरेंट हो जाएगा। मतलब सेम एटम का सेम रहेगा, डिफरेंट एटम का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो चीज, वही चीज देखो लिखा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोसेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग। अब जैसे मान लो आयरन का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगा, सोडियम का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होगा उसका। उसके बाद एटम्स आर इंडस्ट्रिबिलिटी, ठीक है, या इंडिविजिबल। बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, मतलब फर्दर उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और यही इनका स्टेटमेंट क्या था, लिमिटेशन में चला गया बच्चा। उन्होंने बोला कि एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि हमने एटम को तोड़ा तो हमें एटम के अंदर कुछ चीज़ें और मिली, प्रोटॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूक्लियस मिला। तो मतलब एटम फर्दर डिविजिबल था तभी तो टूटा ना। तो लेकिन डाल्टन ने क्या बोला कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। और यही इनका क्या निकल गया, लिमिटेशन निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन। कुछ भी लिखा है समझो। बोला है कि अगर सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो एलिमेंट बनेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वहां पे कंपाउंड बन जाएगा। अगर सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन हुए तो एटम कंबाइन हुए तो एलिमेंट, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हुए तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये का नाम था पॉइंट का। उसके बाद इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर जब कंबाइन होते हैं डिफरेंट एटम तो उनका जो कॉम्बिनेशन रेशियो होता है एटम का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे वाटर में है तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ऐसा थोड़ी ना कि अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर अभी वाटर बनना तो कोई और भी जुड़ जाए उसमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये पॉइंट्स, अब इनके लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि लिमिटेशन भी जरूरी है। तो लिमिटेशन में देखो वही है पहला कि एटम्स आर इंडिविजिबल, सॉरी डिविजिबल, मतलब उनका का नाम था कि इंडिविजिबल होगा, लेकिन क्या होगा, एटम डिविजिबल होगा। तभी तो एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला था हमें। ठीक है, देखो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स सो दैट एटम कैन बी ब्रोकन डाउन। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, इससे हमें पता चला कि हम एटम को तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा, तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन डिफर। ठीक है, अब जैसे उनका क्या नाम था कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगा, उसका मास सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इसके आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इनका क्या नाम क्या था, इनका क्या नाम था कि एटम, अब देखो कहाँ गया, हाँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोसेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा इंक्लूडिंग मासेस। ठीक है, मास। और अगर सेम एलिमेंट है तो उस एटम का, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, चाहे वो मास की बात कर रहा हो चाहे जिसकी भी बात करे। और यही चीज देखो यहाँ पे नहीं हुआ कि अगर आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं, जैसे आइसोटोप्स, कार्बन के दो आइसोटोप्स है, एक 12 है और एक 14 है। तो देखो एलिमेंट तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है बच्चा, डिफरेंट है। तो अब देखो अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम भी सेम होने चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए था। लेकिन इस एटम के प्रॉपर्टी का, इस एलिमेंट के एटम का प्रॉपर्टी अलग होगा और इसका अलग होगा, क्योंकि इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला कि ठीक है अगर सेम एलिमेंट है उसके एटम की प्रॉपर्टी भी सेम होगा, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स वाले कंडीशन नहीं बताए।
ठीक है। जिस आइसोटोप्स होता क्या है कि एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर बाय देयर एटॉमिक मास, मतलब वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, ये भी गलती हो गई उनसे। उसके बाद एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी सिमिलर। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर उन्होंने ये बोला था कि डिफरेंट अगर एलिमेंट है तो उसके एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, चाहे मास की बात कर ले चाहे जिसकी बात कर ले। ठीक है, अगर डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट है तो उसकी मास भी क्या होंगे, उसके मास भी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने आइसोबार वाला कंडीशन नहीं बताया। कौन सा कंडीशन, आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। अब ये बताओ, अब जैसे तुम्हारा आर्गन का एटॉमिक मास 14 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 होता है। अब देखो इन दोनों का दोनों एलिमेंट अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास तो सेम है ना, मतलब मास तो सेम है। तो देखो दो अलग एलिमेंट है लेकिन उनका एटम का मास क्या है, सेम हो गया। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम क्या था कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनका अलग अलग एटम का अलग अलग मास भी होगा। लेकिन उन्होंने आइसोबार के केस में नहीं बताया था हमें, तो ये भी इनका क्या था बच्चा, लिमिटेशन था। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलो आज आ गया, आज का हम लोग का क्लास तो ओवर हो गया। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, देखो आज वाले लेक्चर में सब बेसिक चीजें था जो क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जो 9th में पढ़े तो वही चीज हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ। अभी एक लेक्चर उस पर और भी होगा अभी हमारा, उसके बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो मान लो क्विक रिवीजन हो गया तुम लोग के लिए, जो 9th में पढ़ा था वो यहाँ पे पढ़ के खत्म कर लिया तुरंत। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग का जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेवा समाप्त करते हैं और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह बने रहिए। और हाँ यार, एक तो अच्छा काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि पता चले वीडियो जाए तो तुम लोग के पास नोटिफिकेशन जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का करते हैं हम लोग सेवा समाप्त।